सब लोग हाथ उठाकर हम दोनों हाथों से हाथ जोड़ो, अपना वादा करो कि किसी भी हालत में जो घोषित उम्मीदवार के खिलाफ आप चुनाव नहीं लड़ोगे। मंजूर है? इनमें से कोई खड़ा हो जाए बदले के खिलाफ तो उसका सामाजिक बहिष्कार करो। सियासत के दंगल में इन दिनों हर एक पैतरा, हर एक दाव आजमाया जा रहा है जो 2023 में सत्ता के शिखर पर पहुंचा दे। और इस युद्ध नीति में माहिर दिग्विजय सिंह ये करते भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले नीमच में भी दिग्विजय निष्ठा की शपथ दिलाते नजर आए थे, जिसमें कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने की कसम खाई थी। लेकिन इस बार खास ये है कि वो बागियों के सामाजिक बहिष्कार करने तक की बात कहते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय की इस शैली के चर्चे हैं तो कमलनाथ भी पीछे नहीं। वो इन दिनों हिंदुत्व के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं तो धार्मिक विषयों पर खुलकर बयान दे रहे हैं। मंदसौर में नाथ ने धर्म को विचार का विषय बताते हुए बीजेपी पर बांटने के आरोप लगा दिए। धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय ये हमें हमेशा याद रखनी है। हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये तनाव पैदा करना हर वर्ग में, आज मणिपुर में क्या हो रहा है आप क्या बारीकी से पढ़ रहे हैं? कैसे आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में कितनों की हत्या हो गई, कितने मकान जला दिए गए। ये जो बांटने की राजनीति है, ये चाहते हैं कि एक आवाज ना हो। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दोनों हाथ यानी दिग्गी और नाथ इन दिनों पार्टी के कंधे मजबूत करने में जुटे हैं तो बीजेपी भी वैसी ही सियासी वर्जिश में जुटी है। संगठन और सरकार सियासी सेहत को बेहतर कर रही है तो कांग्रेस पर तंज कसने से भी बीजेपी नहीं चूकती। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे सामंतवाद करार देते हुए कहा कि प्रदेश में विकास और जनता का राज चलेगा। तो कमलनाथ के बयान पर भी बीजेपी ने पलटवार किया। न गुंडिज्म चलेगा, न दिग्विजय सिंह जी आपकी सामंतशाही चलेगी, न कुछ चलेगा। ये विकास के रास्ते पर जो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश चल रहा है वही जनता का राज चलेगा। राजनीति धर्म से संचालित हो, क्योंकि धर्म इस देश की प्राण तत्व है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति भी हुए, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट कहा कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। कमलनाथ जी, लेकिन आप जो कर रहे हो वो तुष्टीकरण की राजनीति है। बताओ, लव जिहाद के बारे में, लैंड जिहाद के बारे में और जॉब जिहाद के बारे में आपका क्या विचार है? जाहिर है कि 2023 के चुनाव में विपक्षी पार्टी से ज्यादा अंदरूनी खींचतान बड़ी चुनौती है। इसलिए दोनों ही दल अपने नेताओं को सामंजस्य की घुट्टी पिलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता इस चुनाव में किसकी मेहनत पर मुहर लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या अलग अलग विषयों को टारगेट करना कांग्रेस की रणनीति है? सवाल नंबर 2, क्या इस चुनाव में बाहरी से ज्यादा लड़ाई अंदरूनी है? सवाल नंबर 3, क्या चुनावी टोटके इस चुनाव में कारगर साबित होंगे? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है शपथ से संकल्प तक। मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में पार्टी को एकजुट करने हर एक दांव पैच पार्टियां आजमा रही है ताकि समय रहते सामंजस्य के जरिए चुनाव जीता जा सके। यही प्रयास दिग्विजय सिंह और कमलनाथ करते नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। आपको याद होगा, एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नेताओं को बुलाया और उन्हें अपनी तरफ से जो भी टिप्स देना चाहिए था, यह समन्वय की बात कही। बात वही नहीं रुकती, अभी तो कई ऐसे नेता जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी दोनों ही दल इस तैयारी में है कि समन्वय संवाद को बढ़ाकर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन दिग्विजय सिंह की शपथ क्या कहती है? क्या विश्वास नहीं है? आज समझते हैं। सनवर पटेल जुड़ रहे मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सनवर जी, आपका बहुत स्वागत है। मिथुन अहिरवार जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। मिथुन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी के पास ही चलूंगा। दिनेश जी, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, हालांकि दिग्विजय सिंह तो हमेशा बहुत सक्रिय रहे हैं और पर उनकी सक्रियता की चर्चा खूब है। अब से थोड़ी देर पहले ही मैं एक और वीडियो देख रहा था इंदौर का, जिसमें वो कह रहे हैं 5 टिप्स दे रहे हैं, समन्वय, संवाद, सामंजस्य, इस तरह 5 बातों को कहकर वो कह रहे हैं कि आप रहिए। और ये भी कह रहे थे
कि यदि हम अभी भी अनुशासन में नहीं रहे तो मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ अनुशासन में रहिए। तो क्या कांग्रेस भी अपनी कमियों को दूर करने के साथ ये समझ चुकी है कि ये चुनाव जो है वो करो या मरो जैसा है? ये मनोज जी 2018 से हम ये लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का फोकस इसी बात पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो अनुशासन पर ही चलता रहा, क्योंकि वो कार्डर बेस्ड पार्टी। जब आपको एक कार्डर बेस्ड पार्टी से मुकाबला करना होता है तो आपको भी जो है अपनी जो भी अनुशासन है या जो मापदंड है उनको थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है। कांग्रेस का जो नेता है वो एक अलग तरह से राजनीति करने का आदी हो गया, जिसका नुकसान उस पार्टी को लगातार हुआ है। हमने देखा था कि मार्च 2020 में भी वो लोग काफ़ी लोग छोड़कर चले गए थे, तो उसका एक असंतोष तो था ही। और अब यदि जो शंका है पार्टी को कि ऐसा ना हो कि चुनाव के वक्त फिर एक असंतोष उभरे, तो जो मौका है वो हाथ से निकल जाए। खतरा क्या है कांग्रेस पार्टी के सामने? यदि ये असंतोष बना रहा तो उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे यहाँ हालात बन जाएंगे, फिर यहाँ कांग्रेस सत्ता में वापसी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपसी झगड़े में बहुत सारे दावेदार होते हैं, क्योंकि कांग्रेस में सबसे ज़्यादा विद्रोह होता है, जिसके कारण उसको नुकसान होता है। कैंडिडेट में आपने बहुत सारे, जब हम देखते हैं ना कि कांग्रेस कुछ सीटें हार गई तो इसके कारण हार गई कि उसकी पार्टी का जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा हो गया था। तो दिग्विजय सिंह जी जो कर रहे हैं, जो उन्होंने 66 सीटों को टारगेट किया हुआ है, मुझे लगता है वो उन 66 सीटों का उन्होंने शायद अध्ययन किया होगा कि वहाँ सबसे ज़्यादा असंतोष होता है या कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है, तो लगातार वो वहाँ लगातार दौरा कर रहे हैं। और इस तरह की जो कवायद है वो पूरे हमने देखा है कि हर सीट पर अलग अंदाज में वो तो अलग तरह की बात वो कर रहे थे। यदि एक्चुअल में हम देखते ना ग्राउंड पर कोई आदमी दिख रहा है कांग्रेस पार्टी में, तो दिग्विजय सिंह जी दिख रहे हैं जो सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। जिस बात को वो कह रहे हैं वो उसको वो खुद भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मुझे लगता है दोनों ही नेता इस बात को दिखाने का प्रयास। मिथुन अहिरवार जी, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, मुझे ज़रा समझा दीजिए कि ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है समन्वय की। अब तो काफ़ी लंबा अरसा हो गया, 2018 का जिक्र भी दिनेश जी भी कर रहे थे, वो भी हमने देखा, पर उसके बाद जो हुआ वो भी देखा। क्या अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसको ठीक करने की आवश्यकता है और इसीलिए दिग्विजय सिंह के पास ये जिम्मेदारी है? लेकिन फिर इस बीच में कई तरह के सवाल भी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को जिन 66 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन 66 विधानसभा सीटों में ये केवल 37 दिन में उन 66 विधानसभा सीटों का दौरा कर चुके हैं। चांदला जैसी सीट जहाँ पर वे रात रुके हैं, इंदौर जैसी जगह हैं जहाँ पर वे 4-4 घंटे बैठ कर के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुन रहे हैं। हर कार्यकर्ता को ये आज़ादी है कि वे जाएँ, उनके कान में अपनी बात कह सकते हैं, सार्वजनिक रूप से अपनी बात कह सकते हैं। और दिग्विजय सिंह जी का जो ऑरा है, दिग्विजय सिंह जी का जो एम्बियंस है और दिग्विजय सिंह जी का जो करेज है, यदि कार्यकर्ताओं पर कोई आँच आ रही हो तो सबसे आगे लाठी खाने के लिए दिग्विजय सिंह जी खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भले ही उनकी उम्र को लेकर के टिप्पणी करते हैं, लेकिन उम्र के सारे पैमानों पर यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनौती स्वीकार करें तो भी दिग्विजय सिंह जी का स्टैमिना ज़्यादा निकलेगा। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह जी को पिछले चुनाव में भी संगत में पंगत की चाहे वो जिम्मेदारी हो, चाहे कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी हो, उसी तरीके की जिम्मेदारी इस बार भी दी गई। और ये 66 सीटें वो हैं जिन 66 सीटों पर लगातार कांग्रेस पार्टी हारती जा रही है। इन पर हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो दिग्विजय सिंह जी यहाँ जाकर के कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहे हैं और इस बात के लिए वे एक प्रयास कर रहे हैं कि कार्यकर्ता, क्योंकि कांग्रेस की आप यहाँ टैली देखें तो कई बार ऐसा होता है कोई कांग्रेसी बागी होकर के लड़ जाता है, कोई कांग्रेसी अगर पूरे मन से काम नहीं करते तो वो कार्यकर्ताओं को हाथ उठवा करके, हमारा तो एक अभियान भी चला हाथ से हाथ जोड़ो, तो हाथ उठवा करके हाथ जोड़ करके कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं कि इस बार आपको इन सीटों पर, जहां हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इन सीटों पर आपको मजबूती से लड़ना है, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, आपका जो टाइटल है शपथ से संकल्प तक, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद हो सकता है। हमारा तो संकल्प से शपथ तक का टारगेट है। हम तो, हमारा जो संकल्प है कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके दिसंबर में 2018 की तरह एक मुख्यमंत्री पद की शपथ कांग्रेस पार्टी को लेनी है, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया और उन्होंने हमेशा जो मतलब उनकी जो संगठन है उसके महत्व को हमेशा समझा और ये जिम्मेदारी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दी है। तो ये एक और एक, आपने जैसा कि कहा कि ये कांग्रेस पार्टी के दो हाथ हैं और दोनों हाथ मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने का काम इस चुनाव में भी करेंगे, जिस तरीके से पिछले चुनाव में किया है। तो इस सब को लेकर के दोनों को प्रयास चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी वाकई में कार्यकर्ताओं के दिलों के नेता हैं, कमलनाथ जी दिलों के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि सामंतवाद जैसा शब्द क्यों उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है। जी सनवर जी, ये भी बता दीजिए कि सामंतवाद शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ। और दूसरा ये कि जिस तरह दिग्विजय सिंह वो कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कही कि
खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। और निगाह उन 66 सीटों पर है जिसपे दिग्विजय सिंह को लगता है कि यदि हमने कुछ भी जीत लिया, 66 में से जो आपके पास जाती रही है, 10, 15, 20 सीटों पर भी असर वो डाल पाई जैसा। और हालांकि दिग्विजय सिंह बड़ी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ और ही सोच के चल रहे होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या तैयारी है, कैसे उसको वो करेंगी प्रतिपूर्ति। दूसरी बात ये भी है कि जिस सामंजस्य की बात या जिस विचार की बात बार बार कांग्रेस के भीतर कही जाती थी, आजकल आपके यहाँ कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ, देखिए मनोज जी, बहुत ही स्पष्ट है। हमारे विद्वान साथी ने कहा कि 35 दिन में 66 सीटों पर उन्होंने अपना दौरा किया और 66 सीटों पर अपना काम किया। और 66 सीटों पर काम करने के पश्चात उनको क्या करना पड़ रहा है? डरना पड़ रहा है। वो डर के मारे सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप साहब कसम खाइए, शपथ लीजिए कि हम हमको छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कांग्रेस है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस है जहां पर ना कार्यकर्ता है, ना उनकी कोई नीति है, ना उनका कोई नेतृत्व है, और इसी कारण से कोई उनका अनुशासन नहीं है। और जब अनुशासन नहीं होता है तो डर होता है। डर कैसा? जो हमने अभी आपके माध्यम से देखा, तो ये डरी हुई कांग्रेस है और कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। कांग्रेस ने जिस प्रकार का डर आज दिखाया है, मुझे लगता है कि वो आने वाले 2023 की कहानी बयां कर रहा है। और जहां तक सामंतवाद की बात है तो स्पष्ट है, जिस प्रकार से सामंतवाद इनके अंदर है, जिस प्रकार से राजा राघोगढ़ के दिग्विजय सिंह जी का आज से पहले जिस प्रकार के बयान रहे हैं, जिस प्रकार का उनका कार्यकाल रहा है, तो स्पष्ट है कि इस बार उनकी नहीं चलने वाली है। और वो तो राजा साहब खुद ही कहते हैं कि हम जहां जहां जाते हैं हमारे वोट कट जाते हैं। तो 66 सीटों पर उन्होंने क्या काम किया, आज परिणाम स्वरूप हमारे सामने है कि उनको शपथ दिलवाना पड़ रही है सबके बीच में। नहीं, लेकिन ये जो शपथ दिला रहा है वो कह रहे हैं संकल्प से शपथ की तरफ है, हम संकल्प है ये उनका। ना कहीं संकल्प नहीं है, ये तो सिर्फ डर है। ये डर है। नहीं, डर है कि डरा रहे हैं आप? देखिए, अपने ही लोगों से शपथ दिलवाना और सार्वजनिक रूप से शपथ दिलवाना, अब इसको क्या कहेंगे आप? आपने कभी देखा है भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की बातें? नहीं, अब चर्चा तो ये भी होती है, हमेशा मैं दिनेश जी से समझ लेता हूँ, चर्चा ये भी होती है कि सबसे ज्यादा डर और सबसे ज्यादा वहम यदि कोई पैदा करता है तो दिग्विजय सिंह जी पैदा करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी हो और अपनी पार्टी के भीतर भी। दिनेश जी। नहीं, बिल्कुल ठीक है मनोज जी। आपने 2018 का भी जो चुनाव परिणाम है, आप देखिए ना, दिग्विजय सिंह जी का ही तो फायदा मिला। और यदि अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दिग्विजय सिंह जी के नाम का फ़ायदा लेना चाहती है, तो उनका तो खुद का एक कैंपेन बना रहे हैं कि वो जो है 1995 से 2003 तक का जो स्थिति रही है मध्य प्रदेश की, उसको लोगों को बताया जाए, जो नया वोटर है उसे बताया जाए कि किस तरह का मध्य प्रदेश था। तो दिग्विजय सिंह तो केंद्र में खुद ही भारतीय जनता पार्टी ला रही है ना। और वो उन्होंने देखिए 10 साल उन्होंने एक संकल्प लिया था कि वो यदि कोई पद नहीं लेंगे तो क्या स्थिति हुई थी कांग्रेस की। हमने देखा कि कांग्रेस 10 साल सत्ता में नहीं आ पाई। आपने जो 15वें साल में जब उन्होंने काम किया तो कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो कहीं ना कहीं उनकी जो पकड़ है जनता के बीच में है, उनके वर्कर के साथ उनका जिस तरह का कोऑर्डिनेशन है, हर जगह उनके सपोर्टर्स तो हैं। तो यदि वो उसका उपयोग करते हैं, इतने दौरे करना, देखिए वो सामान्य बात नहीं होती। यदि वो इन सीटों पर जा रहे हैं और कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। पार्टी हो सकता है कि उसको कुछ सीटें मिले, हो सकता है ना भी मिले। तो एक जिस तरह की रणनीति यदि भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, उन्होंने तो 103 उसकी आकांक्षी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने अपनी लिस्ट में रखा है कि ये 103 सीटों को जीतना है। वहाँ कितने सारे नेता काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, आपको शिव प्रकाश जी हैं, मुरलीधर राव जी हैं, हितानंद जी हैं, कितने लोग, अभी विनय सहस्त्रबुद्धे जी भी गए थे वहाँ, उन्होंने भी बात की। यहाँ तो कांग्रेस में केवल 2 ही लोग हैं। तो आप देखिए 2 लोगों के मुकाबले में यदि इतने लोगों को खड़ा करना पड़ रहा है तो चुनौती किसके सामने है? तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने ज़्यादा चिंता के कारण है। जी मिथुन जी। देखिए, सबसे पहली बात तो सनवर जी ने एक डर की बात कही। डर तो हमको नहीं लगता, ना दिग्विजय सिंह जी को, ना कमलनाथ जी को भाजपा से लगता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का दिल जरूर धक 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 करता है जब ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की बात सुनते हैं। पैरों में कपकपी आती है भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि ये जो 2 नेता जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इनकी संगठित जो शक्ति होती है वो ऐसी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी मिलकर के उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। पिछले चुनाव में भी हमने देखा और इस चुनाव में भी हम लोग देखने जा रहे हैं। डर ये होता है कि आपकी पार्टी से आपके नेता हरेंद्र सिंह बब्बू जी कहते हैं कि वीडी शर्मा जी से मुझे जान का खतरा है। डर इसको कहते हैं सर। उमा भारती जी कहते हैं, सार्वजनिक रूप से सनवर जी सुन लीजिए सनवर जी। उमा भारती जी कहती हैं
उमा भारती जी कहती है, सपोर्ट कौन करता उमा है? भारती जी कहती है। दिग्विजय सिंह साहब किसको सर हरेंद्र सिंह सनवर पप्पू जी, जी को सुन बीडी लीजिए। शर्मा जी से जान का खतरा है, डर इसको लादेन कहते हैं। साहब, सुन लीजिए सनवर जी, आप आपको सही सुना बोल रहे है, हैं, सईद साहब। आपको सुना है, सुन सच्चाई लीजिए, तो आने सनवर भाई, सुन दीजिए, आपको लीजिए, सुना आ रहा है। हूं। अभी आपके मिथुन जी, आपके यहाँ भी एक नेता ने डर दिखाया था, वो किसके कमलनाथ जी के बारे में कुछ कहा, उन्होंने भी कहा था कि मुझे उनसे डर लगता है। देखिए मैं वही बता रहा हूँ जी। डर इसको कहते हैं कि उमा भारती जी अपनी डबल इंजन की सरकार में कहती हैं कि शराब माफिया से मेरे ऊपर हमला करवा सकते हैं। डर इसको कहा जाता है। डर इसको कहा जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी आकर के कहते हैं कि ये इस तरीके से भाजपा चलती रही तो इस बार सरकार नहीं आने वाली है। मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ, सामंतवाद को लेकर के आपने बात कही। आप तो वो पार्टी हैं जब राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्सेस खत्म किए जा रहे थे, आपकी पार्टी ने विरोध किया। दिग्विजय सिंह जी तो उन इंदिरा जी के अनुयायी हैं जिन्होंने राजा महाराजाओं के प्रीवी पर्सेस को खत्म कर दिया था। ये वो उस मानसिकता के आज भी व्यक्ति लोग हैं। राजा कहते हैं उनको। वो स्वयं को राजा नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जरूर महाराजा कहना अनिवार्य हो गया इनके नेताओं के लिए, जो नहीं, अभी आपके अभी कार्यकर्ता भी गए। राजा लेकिन कहकर मैं ही बता रहा बुलाते हैं। जी, हूँ, दिग्विजय सिंह जी को राजा इसलिए कहते हैं कि दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की, गरीबों की हमेशा उन्होंने आवाज उठाई। जिस भी मुद्दे पर बिना इस बात को लेकर, बिना इस बात से डरे कि मीडिया क्या कहेगा, बिना इस बात से डरे कि भाजपा क्या कहेगी, बिना इस बात से डरे कि लोग क्या कहेंगे, बिना इस बात से डरे कि आरएसएस क्या कहेगी, कार्यकर्ताओं के दिलों के वो राजा हैं। सामंतवाद जैसी बात नहीं, लेकिन दिलों का महाराजा तो कोई नहीं होता ना। आपके यहाँ तो महाराजा कहना पड़ रहा है। तीसरी बात में कहना था, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन के समय देश भर के राजा महाराजाओं को मिलाकर के कहा कि हमारी आपकी पार्टी, हमारी आपकी सोच एक ही है। इन लोगों के, जिन्होंने कमजोरों को अधिकार दिए, इन लोगों के खिलाफ आ जाइए। तो ये राजा महाराजाओं की पार्टी कौन है अच्छे से जानती है जनता। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को डर इस बात का है कि 2018 में तो फिर भी ठीक था, इस बार का जो परफॉर्मेंस है, कांग्रेस पार्टी की सुनामी आने वाली है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बह जाने वाली है और जनता के बीच ये माहौल स्पष्ट हो चुका है। तो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। जी सनवर जी कुछ कह रहे थे। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता जानती है मनोज जी कि कांग्रेस जब सत्ता में आई है तो उन्होंने मध्य प्रदेश का पूरा बंटा ढार किया है। और अभी जब 15 माह में आई तो किस प्रकार से त्राहिमाम मचा, किस प्रकार से हाहाकार मचा, ये मध्य प्रदेश की जनता भूली नहीं है। आपसे जब घोषणाओं से काम नहीं चला, वचन पत्र लेकर आए, 973 वचन में से एक वचन आपने पूरा नहीं किया। घोषणाओं से काम नहीं चला सर, घोषणाओं से काम नहीं चला, घोषणाओं से काम नहीं चला। तो वचन पत्र लेकर आए आप, घोषणावीर की घोषणाओं से काम नहीं चला, ये क्या बोल दिया आपने सर? आपको काम नहीं चला, घोषणाओं से घोषणा कौन करता है? घोषणा तो शिवराज चौहान जी करते हैं। वचन पत्र पूरा नहीं घोषणा किया तो सर शिवराज चौहान जी करते हैं। घोषणाओं से काम नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। घोषणाओं से बिल्कुल काम नहीं चला सर, घोषणाओं से बिल्कुल काम नहीं चला। इसलिए घोषणा करने वाले नेता को हटा दिया जनता ने। वरना मैं 2018 आपको मौका मिलेगा। मिथुन जी आपको एक सुन लीजिए, बोलिए सनवर। काम नहीं चला, रोड पर उतर गए। 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, 28 सीटों के उपचुनाव में 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस ने हार का सामना किया। लेकिन सर घोषणाओं से काम तो नहीं चला, बिल्कुल सहमत। लोकतांत्रिक तरीके से सर घोषणाओं से काम नहीं चला, सरकार बनी और आज मध्य प्रदेश लौट रहा है, बीमारू से विकसित राज्य बना है। लेकिन सर घोषणाओं से काम तो नहीं चला, समृद्धशाली बना है और कांग्रेस का काम घोषणाओं से और न वचन पत्र से किसी से नहीं चलने वाला है। नहीं, लेकिन सनवर भाई एक बताइए ना, रणनीति क्या है? देखिए उन्होंने तो अपनी रणनीति साफ कर दिया थी, लग रहा है उनको तो खुल के बोल रहे हैं कि भाई आपके अंदर अनुशासन नहीं है, इसको पैदा कीजिए, उसकी जरूरत जिसको आपने कह दिया वो डर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कह दिया कि कुछ समन्वय संवाद, ये समन्वय संवाद की जरूरत आपके यहाँ भी है। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यपद्धति है और उस कार्यपद्धति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में रहती है। और भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान का कैसे विकास हो, गांव गरीब किसान कैसे समृद्धशाली बने और कैसे सुशासन की स्थापना हो, इसके लिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी रात दिन एक करके काम करती है। रही बात संगठन की, तो संगठन की हमारे कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज और उस कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज के बूते पर बूथ स्तर तक जाकर भारतीय जनता पार्टी, पन्ना स्तर तक और अर्ध पन्ना स्तर तक जाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और उसी बूते वो भी बना लिए जो आपके यहाँ संभागीय संगठन मंत्री रहा करते तो उन्होंने जिलों के संगठन मंत्री बना दिया। आप समझ रहे हैं? देखिए रणनीति समझिएगा, नकल कोई भी कर सकता है मनोज जी, लेकिन नकल में अकल चाहिए। देखिए मंडल से ये मंडपम लाए, अब लाडली बहना से लिया है कि नारी सम्मान, अब पता नहीं पैसा कहां से आएगा। जिस कांग्रेस सरकार का 2003 तक 33,000 करोड़ 30,000 करोड़ बजट होता था, आज 3 साल का 45,000 करोड़ लाडली बहना का बजट है। 45,000 करोड़, तो ये कहां से पैसा और कैसे आएगा जब कुछ करना है जहां से आप ला रहे हैं वहां से वो ले आएंगे। और आज तक मनोज जी इन्होंने पूरे अपने इतिहास में जहां जहां इनकी सरकारें रही और विदिन 15 माह की ये सरकार
कभी जीवन में इन्होंने एक बहन को 1500 रुपए माह नहीं दिया, कभी जीवन में इन्होंने एक बहन को 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया। झूठ बोल दो, झूठ बोलने में क्या जा रहा है? ठीक, तो झूठ बोलने का काम करती है मिथुन जी, आप जल्दी बोलिए, समय नहीं मेरे पास, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? झूठ नहीं है, हमने तो काम किया। इन्होंने क्या जरूर घोषणाएं की, हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, हमने 51,000 रुपए की राशि बत्तियों की दी। इस बार हम ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे, इस बार हम 500 रुपए में सिलेंडर भी देंगे, इस बार हम 1,000 रुपए 1,500 रुपए जनता बेटियों को राशि भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता आजिज आ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से जनता परेशान है, इस कारण कांग्रेस पार्टी को अब चुनने जा रही है और दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी दोनों 1 और 1 11 की जोड़ी के रूप में काम करेंगे। दिनेश जी, एक बात मैं परिवर्तित होते हुए देख रहा हूं थोड़ा सा, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि जो सब चीजें, जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहा करती थी, संगठन के स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करना, जिस सॉफ्ट हिंदुत्व, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के लिए जाना जाता, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह, अभी कमलनाथ का बयान भी आप सुन रहे थे, थोड़ी देर पहले ही कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, जैसा उनका दावा है वो शामिल होगा, लेकिन पूरा भगवा तरीके से कांग्रेस नजर आ रही। लेकिन ये जो रणनीति है, क्या इसको पकड़ लिया कांग्रेस ने? नहीं, बिल्कुल पकड़ लिया कांग्रेस को। अब ये समझ में आ गया, जैसे आप दूसरे राज्यों में भी देखेंगे ना मनोज जी, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, अब उन्होंने भी उसी तरह से हितग्राही सम्मेलन शुरू कर दिए, उसी तरह से हितग्राहियों को राशि का ट्रांसफ़र करना चालू कर दिया। उनको लगता है कि प्रचार में ही अब सब कुछ है। पहले कांग्रेस इस तरह का काम नहीं करती थी। उन्हें लगता है कि यदि आज जिस तरह के भगवा राजनीति हो रही है, उसमें यदि उसकी प्रदर्शन की आवश्यकता है तो उनको क्या दिक्कत है? यदि उनको लगता है कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है वोटों का, तो वो उनका राइट है कि अब जब धर्म की ही बात राजनीति में होने लगी है, पहले तो धर्म की बात नहीं होती थी राजनीति में, लोग डरते थे। आप देख रहे हैं कि जो संगठन थे, जो भी धर्म की राजनीति करते थे, वो किसी दूसरे नाम से करते थे लोग। आपने बाबरी मस्जिद में भी देखा, किसी और का कॉल था, भारतीय जनता पार्टी का कॉल तो था नहीं। तो अब आज की तारीख में जब राजनीति जो धर्म के आधार पर ही आप चला रहे हैं, उसी मुद्दे पर चला रहे हैं, फिर कांग्रेस को क्या जरूरत है? कांग्रेस भी उसी तरह की राजनीति करेगी, वो भी आपके कोर्ट में जाकर खेलने की कोशिश करेगी। तो ये जो है, उसने अपनी लाइन तो पकड़ ली और वो संगठन की उसने अपनी कमजोरी को भी पकड़ लिया है। इसीलिए लगातार देखिए ना कि कमलनाथ जी जब बात करते हैं तो केवल संगठन की बात करते हैं। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, जो लोग कांग्रेस से गए थे, हमने देखा था ना सागर के घटनाक्रम में किस तरह का घटनाक्रम सामने आया कि एक सदस्य को वहाँ प्रदेश कार्य समिति से भी आपको अलग करना पड़ा, और वहाँ बहुत सारी सियासत हम देख रहे हैं कि 3 मंत्रियों का विवाद हो रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है और कांग्रेस का भाजपाईकरण हो रहा है। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी और इसी पर विराम लेते हैं। सनबर जी, आपका बहुत धन्यवाद, मिथुन जी आपका भी धन्यवाद, और दिनेश जी आपका भी। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने तरीके से अपनी रणनीति पर बढ़ रही है। बड़ी बात यह है कि दोनों के भीतर यह दिखाई दे रहा है कि समन्वय पर ज्यादा काम करें, संवाद ज्यादा से ज्यादा स्थापित करें, और जिसने इस काम को बेहतर कर लिया, अपने कार्यकर्ताओं को दिल जीत लिया, क्योंकि चुनाव जीते जाते हैं कार्यकर्ताओं से, और जिसने कार्यकर्ता के बीच में अपना विश्वास जमा लिया, जता दिया, वो चुनाव में शपथ से संकल्प तक पहुंच जाएगा। अब होगा क्या, नजर इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसी न्यूज पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सियासत की जनगणना। नमस्कार।